जब एक प्लेयर इंजर्ड होता है उसके मुंह से पहली जो लाइन निकलती है दैट्स ओ गॉड, और जो दूसरी लाइन होती है वे इज माई फिजियो, यू हैव 30 seconds फॉर डायग्नोस एंड 3 minutes फॉर ट्रीटमेंट, इफ यू कैन डू इट इट्स फाइन, अदरवाइज ही हैज टू लीव द ग्राउंड। कबड्डी प्लेयर और एक रग्बी प्लेयर को हमको 5 ही दिन लगते हैं उसको फिट करने, बिकॉज उनका मस्कुलेचर स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होता है क्रिकेटर से कि वो रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। सो रमेश पवार का इंजरी हुआ था, तो जहाँ मैंने उनको ट्रीट किया उसके बाद उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया बहुत, बट लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। अगर आज भी सुनील शेट्टी को देखोगे एट दिस एज, आज भी उसका 30-32 वेस्ट है, तो उस टाइम वो बहुत सिक्सेस मार रहा था, तो उसके क्रैम्प्स हमेशा आते, तो वी अलाउड हिम टू प्ले। हम लोग इलेक्ट्रॉल देते हैं, थोड़ा मसल रिलैक्सन देते हैं साथ साथ में, जिसकी वजह से उनको हेल्प होता है। कॉमन आदमी जब पेन होता है ना, वो वेट करता है 3-4 दिन, जब तक इंजरी प्रॉब्लम बढ़ती है तब वो अपने पास आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड हम लोग उसको टेक केयर कर लेते हैं, तो उसको बढ़ने नहीं देते, तो रिकवरी जल्दी हो जाती है। प्लेयर्स, एक्टर्स, इनकी ब्रेड एंड बटर इज फिटनेस। रिकवरी उनकी बहुत क्विक होती है बिकॉज उनकी फिटनेस लेवल इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। आपको सिचुएशन देखना पड़ता है, किसको ट्रीट करो, कहाँ ट्रीट करो, किस कंडीशन में ट्रीट करो। अगर आप वो कर सकते हो तो यू कैन मेक द थिंग्स मैजिकल। जब भी हम क्रिकेट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार इस प्लेयर की जगह अगर मैं फील्ड पे होता ना तो मैं तो सिक्सर मार देता। और कभी हम मूवी देखते हैं तो एक्शन सीक्वेंस देखकर हमें लगता है कि अगर ये अक्षय कुमार की जगह मैं होता ना, मैं तो प्लेन से कूद जाता। पर ये एक्टर्स की जिंदगी देख के हम ऐसा बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं या सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी जगह हम होते तो हम क्या करते। पर इनकी लाइफ में जो पेन है, जो तकलीफ है, जो हार्डवर्क है, इसके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एजाज देसाई, जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये वही फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिनकी वजह से रोहित शर्मा मैच में सेंचुरी बना पाए थे, क्योंकि उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और उन्होंने फील्ड पर जाकर उनको ट्रीट किया था। और इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जैसे सलमान खान, रतन टाटा, एंड इनसे काफ़ी बातचीत होने वाली है जिसके बारे में बताएंगे कि कैसे इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ का इलाज करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। नो प्रॉब्लम। सर, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी इंजरीज होती हैं, टेनिस एल्बो होता है, चिलीज टेंडन होता है, जंपर नीज होती हैं। ऐसी इंजरीज को आप इंस्टेंटली ग्राउंड पर जाकर कैसे ट्रीट करते हैं? See, first of all, I should be thankful to NBT. They have given me opportunity to reach to people. And ये एक थिंकिंग बन गई है लोगों की कि जो फिजियोज ऑन फील्ड होते हैं वो एकदम से इन प्लेयर्स को कैसे वापस खिलाते हैं, हमको क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये सोचना समझना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं। उनकी फिटनेस लेवल वैसी नहीं होती है जैसी प्लेयर्स की होती है। राइट। उनका प्लेयर्स, एक्टर्स, इनकी ब्रेड एंड बटर इज फिटनेस। उनको जो दिखना है, जो करना है ग्राउंड पे, जो स्क्रीन पे दिखना है, दैट्स ऑल अबाउट फिटनेस। राइट। अब एक नॉर्मल इंसान के लिए जो एक बैंक में क्लर्क है या आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अगर मैं उसको 5 घंटे में फिटनेस पे डाल दूं, वो भी 47 डिग्री टेम्परेचर में, वो 3 दिन उठेगा ही नहीं बेड से। बिल्कुल। राइट। तो इस तरह से उनकी फिटनेस होती है इन प्लेयर्स की और एक्टर्स की कि उनको मालूम होता है हमको गर्मी हो, ठंड हो, कैसी भी चीज़ें हमको ये एक्टिविटी करनी है। लेकिन एक इंसान जब 4 या 5 घंटा ट्रेनिंग करता है जिम में, उसके बाद ऑफिस में जाता है काम करने के लिए, ही स्टार्ट्स यॉर्निंग फर्स्ट 5 मिनट्स। वो पूरा एडवर्स इफेक्ट आता है उस फिटनेस का। सो उनको समझना पड़ता है कि जो ये इंजरी होती है ये मिनिमाइज करते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स में से इंजरी को बाहर नहीं निकाल सकते। इंजरी होनी ही होनी है, लेकिन रिकवरी उनकी बहुत क्विक होती है बिकॉज उनकी फिटनेस लेवल इतनी ज्यादा अच्छी होती है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक साइड से क्रिकेटर को ले लो, एक साइड से आजकल प्रो कबड्डी चल रहा है। राइट। जब हम अभी प्रो कबड्डी में आई वाज विद अ डिफरेंट टीम, बंगाल वॉरियर्स के साथ था, यू मुंबा के साथ था। तो जब उनकी इंजरीज होती है, रग्बी, आई वाज विद द इंडियन रग्बी टीम फॉर 5 इयर्स, तो जब उनकी इंजरी होती है, वही इंजरी अगर क्रिकेटर में हो तो उसको हमको 15 दिन 20 दिन लगते हैं फिट करने में। लेकिन एक कबड्डी प्लेयर और एक
रग्बी प्लेयर को हमको 5 ही दिन लगते हैं उसको फिट करने में, बिकॉज उनका मस्कुलेचर स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है क्रिकेटर से कि वो रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। बिल्कुल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसे एक कॉमन आदमी की जो इंजरी होती है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में। ट्रीटमेंट कोई गलत नहीं होता, ट्रीटमेंट सेम ही होता है, बट उसमें हम लोग को बिकॉज उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी एक स्पोर्ट्स पर्सन की होती है, इसलिए रिकवरी में टाइम लगता है। एंड जो हम लोग क्रिकेटर और एक्टर्स या स्पोर्ट्स पर्सन को जब हम देखते हैं तो इसको अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। फर्स्ट सेकंड हम उस इंजरी को होल्ड करते हैं, उसी टाइम उस इंजरी को पकड़ के ट्रीट करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल कॉमन आदमी जब पेन होता है ना, वो वेट करता है 3-4 दिन, जब तक इंजरी प्रॉब्लम बढ़ती है तब वो अपने पास आ जाता है, फिजियो के पास या डॉक्टर के पास या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, तब जाता है जब उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड हम लोग उसको टेक केयर कर लेते हैं तो उसको बढ़ने नहीं देते, तो रिकवरी जल्दी हो जाती है। पर ऐसा भी होता होगा ना, जैसे कि इतने सारे लाखों लोग स्टेडियम के अंदर हैं, आप फील्ड पर क्रिकेटर के साथ हो और उस क्रिकेटर पे सबकी नजरें हैं। बिल्कुल। तो आपके अंदर भी काफी प्रेशर होता होगा कि यार इसको तो बस जल्दी से ठीक कर दो। ये आपको इसीलिए टीम में लिया जाता है कि they find you one of the best। तो आप उनको जब उनके साथ रहते हो, उनको ट्रीट करते हो, उनको एक फेथ होती है आपके ऊपर। ये डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा होता है। लाइक वी ऑलवेज से कि जब एक प्लेयर इंजर्ड होता है उसके मुंह से पहली जो लाइन निकलती है दैट्स ओ गॉड, और जो दूसरी लाइन होती है वेयर इज माय फिजियो। So you can understand the level of a physio is like next to God exactly उस प्लेयर के लिए। लेकिन जिस दिन फिजियो ने मान लिया कि वो गॉड बन गया, उस दिन खत्म स्टोरी, राइट। उस प्लेयर को मानना पड़ता है ही इज नेक्स्ट टू गॉड फॉर हिम, क्योंकि वो डिसीजन लेना वहां पे विदाउट MRI, विदाउट एक्सरे, विदाउट एनीवन हेल्पिंग यू, ना आपको कोच बोल सकता है, ना ट्रेनर बोल सकता है, ना आपको प्लेयर बोल सकता है, ना मैनेजमेंट बोल सकता है। आप ही एक मेडिकल लाइन से एक आदमी हो जो ये डिसीजन ले सकता है। बिल्कुल। तो जब आप वो डिसीजन लेते हो और वो प्लेयर को खिलाते हो विदाउट एग्रीवेटिंग द इंजुरी, सी डिसीजन खिलाने या रोकने में, अंदर लेने में नहीं है। डिसीजन है जब आप एक फिजियो डिसीजन लेता है कि इस इंजुरी के बाद मैं इस प्लेयर को खिलाऊंगा और टीम इंडिया को या जो जिस टीम के साथ भी हो उसको जिता रहे हो आप, आपका एक रोल वहां आ जाता है। और वो डिसीजन लेना उस टाइम पे बहुत क्रूशियल होता है। अगर कभी कभी वो डिसीजन आपको एडवर्स भी हो जाता है, वापस रिफ्लेक्ट करने लगता है नेगेटिवली, विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ इशू इन द प्लेयर्स लाइफ। सो वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है और अर्ली डिसीजन लेना और उसको इंजरी को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। और जब इतने सारे लोग आपको देख रहे हो, इसीलिए मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया, बिकॉज आफ्टर 26 years ऑफ माई प्रोफेशन आई फेल्ट दैट जो मेरी एक्सपीरियंस है उसको कैसे लोगों तक लिया जाए और फिजियोस को कैसे समझाया जाए, बिकॉज इट्स 30 seconds टोटल मिलते हैं आपको डायग्नोसिस के, 3 minutes ऑफ ट्रीटमेंट। आप क्या कर सकते हो उस टाइम में उस प्लेयर को खिलाने के लिए विदाउट एग्रीवेटिंग दैट इंजुरी, कि इंजुरी बढ़े नहीं। और अगर आपको लगता है कि इंजुरी खेलने से बढ़ती है और कल दूसरा मैच है, परसों तीसरा, विच इज क्रूशियल, सो बेटर इज टू गिव इट अ रेस्ट, टेक हिम इनसाइड एंड हेल्प देम विद द रिकवरी। पर ऐसी उनकी क्या तैयारी होती है जिससे उनकी जो जैसे अगर किसी क्रिकेटर को स्प्रेन हो गया है तो ऐसा उनका आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं, या ऐसी उनकी क्या मसल की तैयारी होती है कि उनकी जो चोट है वो ज़्यादा बिगड़ती नहीं है, ज़्यादा एग्रीवेट नहीं होती, एंड दे रिकवर एंड दे आर बैक टू देयर मैच आफ्टर लाइक व्हाट हाफ एन आवर के रेस्ट के बाद वापस आ जाते हैं खेलने। ऐसी क्या उनकी तैयारी होती है? क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला ना, तो हर बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, उनका एक ट्रेनिंग फिटनेस प्रोग्राम होता है। उस फिटनेस प्रोग्राम में उनका एक वीक पॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जैसे किसी का एंकल स्प्रेन हो गया तो उसका वीक पार्ट बन जाता है वो। अब एक फिजियो को मालूम होता है कि इसका वीक पार्ट ये है, रिकवर किया है, हो सकता है इंजरी वापस आ जाए, तो हम लोग एक वी कॉल इट प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं, उसको टेप करके रखते हैं टू स्टेबलाइज दैट जॉइंट, टू स्टेबलाइज दैट लिगामेंट, टू avoid any kind of further sprain to that part, तो उसको पर्टिकुलर बात, तो उसको वैसा हम लोग तैयार करके बेचते हैं ताकि ये वापस ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसे आजकल यहाँ पर इंडिया में भी यूथ को बहुत ज़्यादा शौक है स्पोर्ट्स का, ठीक है, मतलब दे आर इनटू क्रिकेट, दे आर इनटू सॉकर, बास्केटबॉल, यू जस्ट नेम इट, कबड्डी, रग्बी, हर चीज़ में सबको जाना है स्पोर्ट्स में। तो ऐसे कौन से प्रोटेक्टिव गियर्स हैं जो आपको लगता है कि एक बंदे को पहनने चाहिए इफ दे वांट टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, ध्यान रखना चाहिए?
सी सबसे पहली बात है, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो हमने कोशिश की है सब बच्चों को बोलने की हेलमेट पहना करो, बिकॉज वी हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल हैव डाइड ऑन ग्राउंड। लाइक वी हैड वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम दिल्ली ओनली, रमन लांबा करके थे हमारे इंडियन क्रिकेटर्स, उनकी डेथ हुई। सबा करीम के आंख में बॉल आई थी विकेट कीपिंग करते हुए, सो ही हैड अ प्रॉब्लम, उसके बाद वो खेलने पाए। तो काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं, जब से सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है, जैसे आप क्रिकेट में आप हेलमेट पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो, पैड्स पहनते हो, गार्ड पहनते हो टू सेव योर सेल्फ, वैसे फुटबॉल में आप शिन पैड्स पहनते हो, शिन बॉल डायरेक्टली शिन पे हिट ना हो, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके एंकल वीक हैं तो एंकलेट्स पहनते हैं, नी है तो नी में ब्रेसेस पहनते हैं, नी कैप्स पहनते हैं। तो जितने भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए हर प्लेयर को, वो बहुत ज़रूरी है खेलने के लिए। और जब भी आप काफ़ी बच्चे आजकल एक फुटवेयर पहन के घूमते हैं, जिसकी वजह से फ्लैट फीट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। वो उन चीज़ों को कलरफुल देख के ऐसा शौक होता है कि हम लोग पहनेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आता आगे चल के ये फ्लैट फीट होता है, तो स्पोर्ट्स खेलने में थोड़ा दिक्कत होता है उनको, बिकॉज फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, नी में प्रेशर आने लगता है। तो कोशिश करना चाहिए कि शूज़ प्रॉपर हो खेलने के लिए। जब आप खेलने के लिए कोई भी शूज़ पहनते हो तो वो प्रॉपर हो, आपके साइज़ के हो, एक साइज छोटा एक साइज बड़ा ना हो, जिसकी वजह से आपको एंकल स्प्रेन या आपको नी पे स्प्रेन आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। एक बार हमारी ऑडियंस के लिए आप बता सकते हो कि ये टेनिस एल्बो और एचलीस टेंडन, जंपर नीज, ये सब प्रॉब्लम्स होती क्या है और कैसे हो जाती हैं? इसमें खाली फिजिक का रोल नहीं है, खाली इसमें आपके जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में आते हैं, जिसको हम लोग जैसे बोलते हैं विटामिन D3 चेक करने के लिए, विटामिन B12 चेक करने के लिए, बोन डेंसिटी चेक करने के लिए। हमने देखा काफ़ी बच्चों में आजकल जब हमने फिटनेस टेस्टिंग किया तो हमको 80% बच्चों में विटामिन D3 लेवल्स लो पता चले। तो उसकी वजह से भी जब ओवर यूज होता है, प्रेशर पड़ता है नी जॉइंट के ऊपर या एंकल के टेंडन के ऊपर, जिसको टेंडो एक्लिस बोलते हैं, या जैसे फीमेल्स में काफी जिसको हम लोग टेनिस एल्बो बोलते हैं, खाली टेनिस से नहीं होता है। आप बैक हैंड टेनिस खेलते हैं, उससे आप घर पे अगर झाड़ू मारोगे या क्लीनिंग करोगे, जो बहुत कम लोग आजकल घर पे करते हैं, सो अगर आप करते हो तो प्रेशर टेनिस एल्बो पे आता है, बिकॉज ये जो फोरआर्म की मसल है वो वीक होती है और स्ट्रेन टेनिस एल्बो पे आता है। उसकी वजह से स्ट्रेन और इन्फ्लेमेशन आता है बोन के ऊपर। तो कोशिश करना चाहिए जितना हो सकता है कि उसको स्ट्रेंथन करे उस मसल को। सी इट्स लाइक आप जैसे ये दीवार देख रहे हो, कितनी अच्छी लग रही है ऊपर से, दिस इज योर मसल। इसके अंदर जो एक ईंट है, दैट्स योर बोन। तो बोन का काम होता है आपको अंदर से सॉलिड रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, लेकिन जो मसल बाहर से है उसको इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि बोन के ऊपर प्रेशर ना आ जाए, जिसकी वजह से डिजनरेशन होता है। जब डिजनरेशन होने लगता है, कॉजेज डिजनरेशन, जो बोन इरोड होने लगता है, तो आपके ये सब इश्यूज आने लगते हैं। बोन का कवरिंग छिलने लगता है, जिसको हम लोग पेरियोस्टाइटिस बोलते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि मसल का स्ट्रेंथन इतना बढ़ाओ ताकि बोन पे और लिगामेंट्स पे प्रेशर नहीं आए। दैट्स व्हाई वी से कि आप पहले जब भी आप ट्रेनिंग करने जाते हो तो आप एक फिजियो से मिल लो, एक ट्रेनर से मिल लो, एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिल लो, ताकि वो आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करके दे, जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाए फिटनेस करते करते। जंपर नीज कैसे हो जाता है? मतलब जंपर नीज बेसिकली आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप मैराथन देखते हो? देखा मैराथन? कौन जीतता है मैराथन? जो स्टार्टिंग आराम से करते हैं। नहीं, कौन जीतता? आपने कभी देखा कोई इंडिया या एशियन कोई जीतते हुए? दिल्ली में, मुंबई में जितने भी मैराथन जीते, कौन जीतता है? ज्यादातर तो है जो अफ्रीकन होता है, ना उसके पास शू होता है, ना उसके पास कुछ होता है, लेकिन वो रनिंग जो करता है बीच पे करता है। ओके, जब आप हार्ड सरफेस पे बास्केटबॉल खेलते हो या रनिंग करते हो तो नी के नीचे एक कुशनिंग होता है, जिसको बर्सा बोलते हैं, उस पे प्रेशर आने लगता है और आपके मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो फोर्स को ले सके। उसकी वजह से जो नी के नीचे जो प्रेशर आता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम लोग जंपर्स नी कहते हैं। सो जब भी आप जंप करते हो, बास्केटबॉल खेलते खेलते, यू थ्रो द बॉल, यू कम डाउन, तो प्रेशर उसके ऊपर ही आता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यू नीड टू स्ट्रेंथन योर हिप एंड नी मसल। जब उसको स्ट्रांग करेंगे उसके बाद आप जंप करोगे तो आपके प्रॉब्लम्स होंगे नहीं। और बच्चों में बिकॉज कार्टिलेज बना नहीं होता है, नॉर्मली देखा जाता है 12 साल 14 साल से कम बच्चों में जंपर्स नहीं, क्योंकि वो लोग तभी इसको
हार्ड सरफेस पे खेलते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है, और ये जंपर्स नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल विद द किड्स, उसमें हम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज उनको प्रोग्राम पे डाल देंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये डिजीज नहीं है, इट्स अ कंडीशन कॉज्ड बाय द फोर्स व्हिच कम्स टू योर नी जॉइंट। ऐसी कोई स्पोर्ट्स इंजरी जो आपने ट्रीट की हो, जो कि किसी क्रिकेटर के लिए या किसी भी एथलीट के लिए लाइफ चेंजिंग हो और आपने उसको ट्रीट की हो? सी ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं। मेरा पहला जो था, फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड इनटू स्पोर्ट्स, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बॉम्बे में। तो देयर वाज अ टेनिस टूर्नामेंट गोइंग ऑन, तो एक फ्रेंच प्लेयर था, ही वाज वर्ल्ड नंबर 19 या 17, तो जूलियन बूटियर करके था। सो ही स्प्रेन्ड हिज एंकल, और मैं पहली बार तभी स्पोर्ट्स फील्ड पे गया था टेनिस टूर्नामेंट में। इट वाज एन MSLT, महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस, ATP था। सो ही स्प्रेन्ड हिज एंकल, एंड वो पहला सेट हार चुका था। इट वाज हिज सेकंड सेट, फर्स्ट गेम मुझे याद है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो चेयर अंपायर ने बोला, यू हैव 30 seconds फॉर डायग्नोस एंड 3 minutes फॉर ट्रीटमेंट, इफ यू कैन डू इट इट्स फाइन, अदरवाइज he has to leave the ground. तो मैंने जूलियन से पूछा, he said no, I want to play, if you can make me play without aggravating this injury then I want to try it, because आपका प्लेयर का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, कि उसके बाद उसको एक और टूर था जिसको जीतना ही था, एंड दिस वाज द फाइनल। एंड फॉर्चुनेटली कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान, सो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग एंड इट वर्कड, इट क्लिक्ड। एंड उसको ट्रीट करने के बाद he won it came in Times of India and other newspapers, so he played and he won, and the next day it was done, Dr. Ashai's magic spray, magic hands make Julian Boutier win. So that was the first time when I started my sports career. Second time it was Ramesh Pawar, I remember 2007 or 2008, it was Ranji Trophy team. He strained his side abdominal muscle. सो रमेश पवार का इंजरी हुआ था, तो स्कोर बहुत कम था और हम लोग के काफ़ी विकेट्स गिरे थे और उनका एब्डोमिनल स्ट्रेन हो गया। तो वो अपॉर्चुनिटी एक थी जहां मैंने उनको ट्रीट किया। उसके बाद उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया बहुत, बट लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया वो। काफ़ी लोगों ने बोला कि इसमें रमेश पवार का इंजरी बढ़ सकता था, काफ़ी लोगों ने बोला नहीं बहुत अच्छा किया बिकॉज सेंचुरी बनाया तो जीत गए। बट मुझे ये सेटिस्फेक्शन थी एज अ मेडिको, बिकॉज जिन लोगों ने बोला उनका दे वर नॉट फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, तो वो मेडिकल फील्ड से थे नहीं, तो मुझे कोई इशू नहीं था। तो ये था कि उसको खिलाया, उसको सेंचुरी बनाया एंड देन वो कंटिन्यू किया उसके बाद। बट ये काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं ये बढ़ सकता था। अब वहाँ बढ़ सकता था अगर कोई पतला लड़का होता, अब उसका फैट इतना था उस साइड में, उसने उस फैट ने उस इंजरी को होल्ड किया और टेपिंग से, स्ट्रैपिंग से, मेडिकेशन से, ट्रीटमेंट से वो खेलता रहा। तो आपको सिचुएशन देखना पड़ता है, किसको ट्रीट कर रहे हो, कहाँ ट्रीट करो, किस कंडीशन में ट्रीट करो। अगर आप वो कर सकते हो तो यू कैन मेक द थिंग्स मैजिकल। कभी कभी क्या होता है कि इंजरी एग्रीवेट भी हो सकती है, लेकिन एज आई टोल्ड यू, पहले ही मैंने आपको बोला कि ये डायग्नोसिस एंड डिसीजन मेकिंग इज बहुत डिफिकल्ट होता है ग्राउंड पे, और आप अकेले होते हो। तो अगर वो डिसीजन आपका प्रॉपर हो जाता है, आप बहुत ही अच्छे बन जाते हो। अगर नहीं होता है तो यू नो यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। आप भगवान खुदा तो हो नहीं, आप इंसान हो, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। अगर ठीक रहा तो बहुत ही अच्छा, नहीं ठीक हुआ तो कुछ नहीं कर सकता। आपने 2 से 3 बार टेपिंग का मेंशन किया। जो ये टेपिंग होती है वो अगर नॉर्मल भी कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है या नॉर्मल भी घर में काम करते फिरते अगर इंजरी हो जाती है, तब भी हम टेपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको मालूम होना चाहिए इंसर्शन और ओरिजिन मसल का। कभी कभी टेपिंग करके आप स्पाज्म को ज़्यादा बढ़ा देते हो। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे टेपिंग के बाद पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो टेपिंग टेक्निक आपको आनी चाहिए जो आपको फिजियोथेरेपी में सिखाते हैं, और आप उस टेपिंग टेक्निक को यूज़ करते हो। पेशेंट हम लोग क्लिनिक पे भी करते हैं, ग्राउंड पे खाली नहीं करते हैं, क्लिनिक पे, और मैक्सिमम फिजियोज करते हैं आजकल, और बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब ये नॉर्मल टेप नहीं है जो हम घर में नॉर्मल टेप नहीं होता ये, इसको काइनेसियो टेप बोलते हैं, रिजिड टेप होता है, ये स्पोर्ट्स टेप्स होते हैं जो यूज करते हैं हम लोग। तो ये आपका जो पेन, मसल पेन या फिर अगर आपकी कोई भी बोन इंजरी है, ये उसका नहीं, बोन इंजरी नहीं। आप हमेशा समझ, बोनी इंजरी जब होती है, अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर सब कुछ होता है, आप फिजियो से थोड़ा उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली इट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन जो उसको देखता है। okay. लेकिन जहाँ तक लिगामेंट्स का होता है, मसल्स का होता है, तो इट्स परफेक्टली डन बाय फिजियोस। उसको आप फिजियो तक लेके जा सकते हो, लेकिन एक फिजियोस का भी एक लिमिट होता है।
उससे आगे लेकिन हर डॉक्टर का लिमिट होता है। जैसे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जरी कर सकता है, वो ब्रेन की सर्जरी नहीं कर सकता, वो स्पाइन जॉइंट्स की सर्जरी। एक ब्रेन का सर्जन खाली ब्रेन की सर्जरी कर सकता है, वो नी और एंकल का नहीं कर सकता है। तो ऐसे हर किसी का फील्ड है, तो आपकी एक लिमिटेशन रहती है। उस लिमिट के बाहर आप जाओगे तो यू बिकम वर्स्ट। अगर जब तक आप उस लिमिट में और अपने ट्रीट कर रहे हो लोगों को एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो आप बहुत अच्छे रहते हो। ये एक और रिक्वेस्ट मैं सब फिजियोज को आपके चैनल के, आपके वीडियो के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी को ट्रीट करो तो आप अपने लिमिटेशंस देखो एज अ फिजियो। आप दूसरे के इस ब्रांच में मत घुसो, आप उसको होने दो, ट्रीट करो, उसको हील करो एंड लेट इट गो। आपने सचिन तेंदुलकर का भी ट्रीटमेंट किया था, तो बिल्कुल। इट वाज द टाइम जब वो खेलते थे या फिर जब वो जब रिटायर वो हो गए? खेलते थे 2000 में, मैं बॉम्बे टीम का फिजियो था, तभी उनका टेनिस एल्बो हुआ था। तो उस टाइम पे मेरा नाम बहुत आया था जब सब लोगों ने सर्जरी बोला था, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बिकॉज मैं उनके साथ डेली रहता था। तो फॉर्चुनेटली इट वर्कड, और काफ़ी लोगों ने बोला इसमें ये है, बाकी चीज़ें, बट ठीक है। एज अ फिजियो जितना मुझे आता था मैंने किया है। एज आई टोल्ड यू, अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। सो एवरी टाइम जब आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्लिक करती है ना, ये नहीं कि सिर्फ नसीब से, बट आपके काम से भी। आप काम भी करते हो ऑफ कोर्स। दुनिया में कोई भी डॉक्टर क्योर नहीं कर सकता किसी पेशेंट को, हम सब ट्रीट कर सकते हैं उनको। क्योर करने वाला सिर्फ अल्लाह, भगवान, खुदा जो भी है वो करता है। तो हम लोग ट्रीट करते हैं मेडिकली उनको। जब हम मेडिकली इनको ट्रीट करते हैं, क्योंकि मेडिकली हमको मालूम होता है हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, उनको हील करते हैं, क्योर करें। और टाइम होता है हर चीज़ के क्योर का, वो एक ज़रिया बन जाता है। तो उस टाइम मैं उनका ज़रिया बन गया था उनको ट्रीट करने का। अदरवाइज कोई भी फिजियो वो ट्रीट कर सकता था, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और एक क्लिक हो गया, तो पीपल स्टार्ट नोइंग कि सचिन को इसने ट्रीट किया है। ऐसी कौन सी स्पोर्ट्स इंजरी जो आज मतलब आज तक हर क्रिकेटर को तो हुई होगी? सी शोल्डर है, एंकल है, नी है, बैक है। क्योंकि जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो ना, तो इंजरी आपका पार्ट एंड पार्सल है। बट यही है कि हम फिटनेस में उनको लाके इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अदरवाइज इंजरी के बगैर आप खेल नहीं सकते हो। और सबसे पहले हर स्पोर्ट्समैन को यही सिखाया जाता है कि पॉजिटिवली इंजरी को कैसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर आप इंजरी से डरोगे, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप बोलोगे कि मैं डाइव मारूंगा और मुझे इंजरी हो जाएगी, तो फिर तो आपको टीम में ही नहीं रखेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है मेंटली प्लेयर्स को कि आप इंजर्ड तो होने ही है, लेकिन वो मिनिमाइज होगा अगर आप ये फिटनेस करोगे साथ में। आजकल आप देखते हो कैसे हवा में डाइव मारते हैं, कैसे कैचर। पहले ये नहीं होता था, बिकॉज पहले उनके पास ट्रेनर्स, फिजियोज ये सब नहीं होते। अब आपके पास 2-2 फिजियोज होते हैं, 3-3 ट्रेनर्स होते हैं, मैस्योज होते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए, आपके मेंटल कोचेस होते हैं। ट्रू। तो जैसे आपने बोला स्पोर्ट्स में कभी शोल्डर की इंजरी हो रही है, कभी एंकल की हो रही है, तो ऐसी इंजरीज पर हाउ डू यू डिसाइड कि हाँ यहाँ पे हमने कोल्ड सिकाई करनी है या गर्म सिकाई करनी है? ये आप लोग कैसे डिसाइड ये करते हैं? बहुत बड़ा हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है कि हम लोग हीट यूज करें या कोल्ड। लेकिन हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आपका लिगामेंट स्प्रेन, अगर आपका पाँव मुड़ गया, तो उसमें चांसेस होते हैं लिगामेंट स्प्रेन के, जॉइंट इन्फ्लेमेशन के। तो उसमें आप आइसिंग करोगे तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। अभी आपने पूरा दिन खेला, बैटिंग किया या बॉलिंग किया, तो आपको अपर बैक स्टिफ लग रहा है, लो बैक स्टिफ लग रहा है, उसका एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। दिस इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। वो मसल में जमा हो जाता है। उसको जब आप हीट से ट्रीट करते हो तो वो निकल जाता है, वो स्टिफनेस आपकी निकल जाती है। उसके बाद आप स्ट्रेच करते हो तो आपको अच्छा। इवन विद द सेम थिंग, ये ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स में, घर में एक हाउसवाइफ जब पूरा दिन काम करती है, उसके बाद उसको शोल्डर स्टिफ लगते हैं या बैक, वो हीट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा जर्क लगे उनको दरवाज़ा खोलते समय या कोई चीज़ उठाते समय, उस टाइम इन्फ्लेमेशन आता है, तो उसको आइस लगाना चाहिए। बिल्कुल। पर आजकल हम देखते हैं हाउस होल्ड्स में भी ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो गर्म सिकाई की तरफ जाते हैं। उनको लगता है कि हॉट कंप्रेशन से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर मस्कुलर स्टिफनेस है, सी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आजकल मैक्सिमम लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे दिन उनको स्टिफ लगता है पार्ट, तो वो मूवमेंट करते हैं हाथ का, तो इट गेट्स बेटर विद एवरी मूवमेंट, आपको अच्छा लगने लगता है। तो दैट्स अ स्टिफनेस, उसको आप हीट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पेन बढ़ता है मूवमेंट से, तो अंडरस्टैंड देयर इज अ स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन है, तो यूज अ आइस पैक।
दैट्स अ सिंपलेस्ट वे आप घर में जो डायग्नोज अपने आप खुद कर सकते हो। ये तो बात हो गई कि हम कुछ इलाज जो खुद कर लेते हैं स्प्रेन्स के, ठीक है, बट क्या कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज के बाद हमें सर्जरीज भी करानी पड़ती हैं? तो बिल्कुल करानी पड़ती है अगर टेयर हो तो, बिकॉज टेयर कभी खुद हील नहीं होता है। अब डिपेंड करता है कौन सा टेयर हो, कितना टेयर है और कितना इफेक्ट कर रहा है वो जॉइंट पे। जैसे ACL टेयर होता है, अगर ACL पूरा टूटा हुआ है तो कोई भी दुनिया का फिजियो, कोई भी थेरेपिस्ट दुनिया का, चाहे वो नेचुरोथेरेपिस्ट हो, कुछ भी हो, कोई अगर बोलता है कि क्योंकि आज तक रिसर्च हुआ है कि लिगामेंट कभी हील नहीं हुआ है, तो उसमें सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है उनके करियर को आगे चलाने के लिए। अगर उनको उसके बाद खेलना नहीं है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन किसी भी प्लेयर को अगर वापस आना है खेलने के लिए, तो अगर लिगामेंट टूटा है 2 हिस्सों में तो उसकी सर्जरी करानी बहुत ज़रूरी है। ACL टेयर वैसे है क्या? ये ACL एक लिगामेंट होता है जो नी के पीछे रहता है, जिसको स्टेबिलिटी देता है नी को पीछे से। तो जब ये टूटता है तो आप चलते चलते बकल करने लगते हो, आपका नी ऑटोमेटिकली मुड़ जाता है, बिकॉज पीछे से नी का कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो इसलिए उसको, अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेलेगा, आप रनिंग करोगे, टर्निंग करोगे, आप वापस बकल कर जाओगे, उसकी वजह से नी पे पूरा प्रेशर आने लगता है। इट्स लाइक आप ऐसे समझ लो, आप डोर जो है उसके हिंजेस हैं, एक हिंज निकल गया तो डोर कैसे खुलने लगता है आहिस्ता आहिस्ता, तो पूरा नी जॉइंट ऐसे खराब होने लगता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं अगर कुछ फाइबर्स है तो ठीक है, अगर पूरा टॉर्न लिगामेंट है तो यू नीड अ सर्जरी उसके लिए। एंड आफ्टर सर्जरी उसका पोस्ट केयर वगैरह क्या है? प्री केयर, प्री रिहैब और पोस्ट ऑप रिहैब पहले 6 महीना होता था, अभी हम लोग 3 महीने में ही उसको रिकवर, हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हमने 3 महीने में ही फिटनेस करके रिकवर करके भेजा, बिकॉज उनके फिटनेस लेवल ही इतने हाई थे, उनके मसल्स ही इतने स्ट्रांग थे। अभी जो प्रो कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं या रग्बी के प्लेयर्स होते हैं, उनका क्वाड्रिसेप मसल इतना स्ट्रांग होता है, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे ही अगर एक नॉर्मल आदमी है उसको 6 महीने भी लगते हैं, बिकॉज वो ये सब एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम वापस स्पोर्ट्स पे विद इन 3 to 4 मंथ्स वापस भेज देते हैं। आजकल लोग जिम इंजरीज के लिए, और या जैसे उनको नॉर्मल इंजरी भी होता है, स्प्रेन हो जाता है, तो उसके लिए आइस बाथ भी करते हैं। बहुत जरूरी है। तो आइस बाथ कैसे हमारे मसल्स और हमारे स्प्रेन्स को ठीक कर सकता है? बिल्कुल, आइस का एक है जिसको वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। जब आप आइस बाथ में चले जाते हो तो एकदम से ब्लड एक जगह जमा होकर फ्लो कर देता है पूरा, तो जिसको वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो जो आपके एक्सरसाइज के बाद जो आपका लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेशन मैंने आपको बोला, जो एक्यूमुलेट होता है मसल में, जो स्टिफ करता है मसल को, जिसकी वजह से जॉइंट मसल स्टिफ हो जाते हैं, आइस की वजह से वो रिलीज हो जाते हैं पूरे। और आइस का सबसे बड़ा एक ये है कि इट्स पैरासीटामोल टू योर बॉडी, बिकॉज एक हमारे रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, कोल्ड रिसेप्टर्स, जो रिसीव करते हैं आइस के रेज को, उसकी वजह से हम लोग की जो बॉडी है रिलैक्स हो जाती है, स्टिफनेस निकल जाती है, एंड इट गिव्स अ एनाल्जेसिक इफेक्ट टू योर बॉडी। जैसे वार्म वाटर देता है वैसे कोल्ड देता है। ओके, मतलब वो भी आपका मसल पेन सब कुछ रिलीज कर सकता है। बिल्कुल। और हम लोग सोचते हैं कि अगर हम हॉट बॉटल लगा लें या सिर्फ गर्म, वो भी करता है। मैं आपको बोला जो मस्कुलर स्टिफनेस है उसको आप हीट यूज कर सकते हो, इन्फ्लेमेशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है, तो आप आइस यूज, एंड इट अगेन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अभी आप दिल्ली में खेल रहे हो, नॉर्थ में खेल रहे हो, ठंड में खेल रहे हो, तो आप क्यों आइस यूज करोगे? आपका जब बॉडी स्टिफ होता है आप हॉट वाटर यूज करोगे, हीट पैक यूज करोगे। अगर आप मुंबई, चेन्नई कहीं खेल रहे हो जहाँ गर्मी 47 डिग्री टेम्परेचर, आप उसके ऊपर हीट क्यों लगाओगे? आप आइस यूज करोगे। सो एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। इसलिए आप देखोगे ऑस्ट्रेलियंस मैक्सिमम बीच पे जाके आइस बाथ लेते हैं खेलने के बाद, बिकॉज वहाँ टेम्परेचर, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है टोटली डिफरेंट है इंडिया से, तो इसलिए उनको अच्छा रहता है, वो दे फील गुड विद दैट। अच्छा, ये बात तो हो गई क्रिकेटर्स की। आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की भी काफी ट्रीटमेंट की है। अगर हम बात करें, आपने सलमान खान, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सबका फिजियोथेरेपी आपने किया है। एक्टर्स की लाइफ स्क्रीन पर तो हमें बहुत ग्लैमरस लगती है, हम सब चाहते हैं कि हम फेमस हो जाएं, एक्टर्स की तरह दिखे, पर असल में उनकी लाइफ के पीछे जो स्ट्रगल है, वो कैसे अपने इतने बिजी स्केड्यूल के साथ अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें, और आपके साथ फिजियोथेरेपी भी, मतलब अगर आप उनको ट्रीट करते हैं तो ये वो लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं? सी क्या होता है, उनका जो, चाहे वो क्रिकेटर है चाहे सेलिब्रिटीज है, इनका ब्रेड एंड बटर यही है। जैसा मैंने आपको पहले बोला, उनकी फिटनेस उनकी ब्रेड एंड बटर है। अगर आज भी सुनील शेट्टी को देखोगे एट दिस एज, आज भी उसका 30-32 वेस्ट है, 28-30 वेस्ट है।
आज भी वो अपना रिजीम ऐसे चलाते हैं, अपना फिटनेस शेड्यूल ऐसे चलाते हैं, अपने आप को इतना फिट रखते हैं कि आज एक यंग लड़का भी उनके सामने 10 बार सोचता है कि मैं सुनील शेट्टी जैसा कैसे फिट रहूं, राइट। सो ये एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये एक सेलिब्रिटी ऐसे हमारे अक्षय कुमार है, मैंने उनको कभी ट्रीट नहीं किया बट आई हैव हर्ड अबाउट हिम। सलमान है, वो अपनी उनको अपनी बॉडी को हर मूवी के लिए तैयार करना पड़ता है। और एक नॉर्मल आदमी जो है अगर वो कोशिश करे उनके जैसे बनने का, लाइक ऋतिक रोशन है 6 पैक्स बना रहा है, शाहरुख खान है 6 पैक्स बना रहे हैं, तो ये लोग प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए। आप देखते हो आमिर खान हर साल एक नई मूवी में उसके एक बॉडी फिजिक नया होता है, तो वो ये उनका ब्रेड एंड बटर है, वो इसके सिवा और कुछ नहीं करते हैं। अभी आप अगर काम कर रहे हो एक बैंक से, कोई आईटी डिपार्टमेंट से कोई काम करे, उसको अगर मैं 5 घंटे फिटनेस करा लूँ उसके बाद वो काम करेगा कैसे, राइट। इसलिए सबसे अच्छा है एक नॉर्मल आदमी के लिए कि उसके काम के हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से ही शुड डू द फिटनेस। जैसे आपने शर्ट पहना है, ये शर्ट और कोई गर्ल नहीं पहन सकती है, उसको ये फिट ही नहीं आएगी, राइट। सो वैसे टेलर मेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो सेलिब्रिटी का एक टेलर मेड प्रोग्राम होता है, सुनील शेट्टी का सुनील शेट्टी के हिसाब से, सलमान का सलमान के हिसाब से, ओके। तो ऋतिक का ऋतिक के हिसाब से और शाहरुख का शाहरुख के हिसाब से, तो उसको लेके चलते हैं वो लोग। तो एक आम आदमी जब वो सब चीज़ें करने लगता है उसका एडवर्स इफेक्ट आने लगता है, बिकॉज उनको फिटनेस उसको बोलते हैं। जब आप फिटनेस करते हो उसके बाद जब आप ऑफिस जाते हो, अगर आप 4 घंटा काम करते थे, 5 घंटा विद हाई एनर्जी करते थे, जब आप फिटनेस करते हो यू शुड बी एबल टू डू 7 घंटा काम। उसके बाद जब आप घर जाते हो तो आप अपना पानी का गिलास खुद उठाने के लायक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पानी के गिलास के उठाने के लायक भी नहीं हो और घर में भी फिर परेशानी, भाई तुमको किसने बोला ऐसी फिटनेस करने के लिए, तुम तो मूव ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फायदा उस फिटनेस का। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप उनको इंस्पिरेशन बनाओ अपनी, लेकिन अपने आप को उनके साथ कंपेयर मत करो, राइट। आप जो काम कर रहे हो टेबल डेस्क पे वो लोग नहीं कर सकते 6-6 घंटा। आप उनको बोलो 6 घंटा करने के लिए, वो लोग नहीं कर पाएंगे चाहे कितने भी फिट हो। मैंने देखा है लोग 100 किलो का वेट उठाते हैं, बेंच प्रेस करते हैं जिम में। आप उनको सिंपल न्यूज़पेपर दे दो ऐसे होल्ड करने के लिए, 30 सेकंड में उनका नेक पेन करता है। क्या फायदा उस 100 किलो उठाने का जब आप एक न्यूज़पेपर नहीं होल्ड कर सकते हो, आप कंप्यूटर पे नहीं बैठ सकते हो, आप 100 किलो का वेट क्यों उठा रहे हो जिम में। सो आपकी बॉडी को जो फिटनेस प्रोग्राम, जो फिटनेस रिजीम सूट करता है, जैसे आपको एक ब्लेजर सूट करता है अपने ऊपर, आपको एक साड़ी सूट करती है, आपको एक ड्रेस सूट करता है, आपको कैसा लगता है जब आप कोई अच्छी शर्ट पहनते हो, अच्छा ब्लेज, हाउ गुड यू फील, एनर्जेटिक यू फील, दैट शुड बी द फिटनेस। जब आप फिटनेस करके बाहर आओ आपको ऐसा फील होना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई वांट। तो उसको आप अपने सेलिब्रिटी के साथ कंपेयर मत करो, कि उनका लाइफ का डिसिप्लिन थोड़ा अलग होता है, उनके शूट्स लेट नाइट तक चलते हैं, उनके स्लीपिंग आवर्स उनके डिफरेंट रहते हैं, तो उस हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, जो नॉर्मल आदमी के लिए डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है और अननेसेसरी करना भी नहीं है। इफ यू आस्क मी, करना भी नहीं है उसके लिए। कई बार हम ये भी सुनते हैं ना कि किसी एक्टर को फ्रैक्चर हो गया और वो फिर भी शूट कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा करना क्या हमारे मसल्स के लिए या हमारी रिकवरी के लिए ठीक होता है? सी इट डिपेंड्स कि कहाँ फ्रैक्चर है और कौन सा फ्रैक्चर है। अगर उनको बैठ के शूट करना है तो कर सकते हैं। अब मुझे याद है हमारे एक एक्टर थे सोनू सूद, उनका फ्रैक्चर हुआ था फुट। हम लोग दुबई में खेल रहे थे तो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का मैच चल रहा था, तो उनका एंकल फ्रैक्चर हो गया वहाँ पे। तो उसके बाद उनको 6 महीने लगे हील होने में। तो 6 महीने में उन्होंने अपनी अपर बॉडी इतनी अच्छी बना दी, जो आपने देखा होगा हैप्पी न्यू ईयर में मूवी आई थी, उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई थी वो 6 महीने में। उन्होंने अपनी अपर बॉडी इतनी अच्छी तरीके से बनाई, 6 महीने उन्होंने वेस्ट नहीं किए। उनका एंकल का फ्रैक्चर था, एंकल को उन्होंने सपोर्ट करके शू पहन के, कुशनिंग शू पहन के अपर बॉडी को ट्रेन किया। तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक सेलिब्रिटी के लिए रेस्ट नाम का कोई चीज होता नहीं है। इनका रेस्ट होता है रेस्ट टू द पार्ट, जिस पार्ट में इंजरी हुई है उसको रेस्ट देते हैं, क्योंकि उनको तैयारी करनी होती है नेक्स्ट सीजन। क्योंकि अगर बाकी पार्ट पूरी बॉडी में रेस्ट लग गया 3 महीने में तो फिर वापस वो रिकवर करना पड़ता है। तो ये बाकी पार्ट्स बॉडी के जो उसको फिट रखते हैं, जिस पार्ट को रेस्ट देना उसी पार्ट को रेस्ट देते हैं।
ऐसे ही, एक रोहित शर्मा का भी वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें उनका शोल्डर फील्ड पर ही डिसलोकेट हो जाता है और वो एक वो झटका वापस मार के बिल्कुल। वापस करते हैं। सी क्या होता है, इसको हम लोग रिकरेंट डिसलोकेशन बोलते हैं। इसमें लिगामेंट्स जो है शोल्डर के थोड़े वीक हो जाते हैं, और ये पहली बार आई रिमेम्बर 2007 में हुआ था ग्राउंड पे, जब मैं पहली बार उनको देखा था वहाँ पे इंजरी होते हुए। तो वो अंदर लेके गए थे उसको, तो फिर उनका स्ट्रेंथनिंग चालू रखा था। अभी उनको एक, आप देखोगे काफी स्पोर्ट्स पीपल है, मेनली रग्बी और कबड्डी में काफी बार शोल्डर बाहर आता है, और उनको एक टेक्निक सिखाते हैं इसको कैसे पुश करके अंदर डालना है, एडजस्ट हाँ एडजस्ट करना है। सो दे नो कैसे एडजस्ट करना है। लेकिन अगर किसी प्लेयर को फर्स्ट टाइम हो जाता है तो हम उसको खेलने नहीं देते। मेरे पास एक वीडियो है शायद 2007 का, जिसमें उनको पहली बार ये हुआ था, तो हम उसको अंदर लेके गए थे, खेलने नहीं दिया था जब तक हमने एमआरआई और सब कुछ करा लिया, क्योंकि अंदर से क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम होता। फिजिकली वी चेक कि मूवमेंट बराबर है, स्ट्रेंथ बराबर है, लेकिन जो अंदर से इंटरनल कोई इश्यू ना हो गया हो जिसकी वजह से करियर थ्रेटनिंग ना हो, तो जब उनको पता होता है कि कैसे एडजस्ट करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर पहली बार हो गया हो तो हम उनको खेलने नहीं देते, हम उनको अंदर ले लेते हैं। लेकिन जब मालूम है रिकरेंट है तो देन वी नो कि दे पुश इट इन, वो खेल पाते हैं उसमें। ऐसे होता है। मतलब इस तरह से अगर कोई नॉर्मल इंसान किसी का शोल्डर गिर जाए तो भाई वो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास डॉक्टर भागता बिल्कुल, बिकॉज उनका मस्कुलेचर इतना स्ट्रांग ही नहीं होता कि वो वापस होल्ड कर पाए। वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन की मसल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है एक नॉर्मल आदमी से। तो इसलिए जब ये इंजरीज नॉर्मल आदमी को होती है उसमें काफी टाइम लगता है, लेकिन जब एक स्पोर्ट्स पर्सन को होती है रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। राइट। इसी तरह से एक मैक्सवेल का भी वीडियो है। राइट। उस वीडियो वो बहुत जरूरी है। वो जो हुआ था ना, उसने सेंचुरी मारी थी और जिता दिया था आईपीएल मैच में। तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है, मुझे भी काफी मेल्स आए थे, मैसेज आए थे, ये कैसे उसको कैसे फिजियो ने खिलाया, बट उसको क्रैम्प्स आ रहे थे। तो वो साथ साथ में पानी पी रहा था, इलेक्ट्रॉल यूज कर रहा था, और वो एक जगह खड़ा नहीं रह रहा था। जो ही एक जगह क्रैम्प में खड़े रहते हैं ना तो क्रैम्प्स बढ़ने लगते हैं बॉडी में। इट वाज बिकॉज ऑफ स्वेट, काफी गर्मी थी वहां पे, और वो खेल पाया। अगर वो पुल होता तो वो करियर थ्रेटनिंग होता, क्योंकि मसल फाइबर फट भी सकता है उसमें। अच्छा। तो वो फिजियो का प्योर डिसीजन था कि इट्स अ क्रैम्प, ही अलाउड हिम टू प्ले। अगर वो मसल पुल हो गया होता उस टाइम पे और उसको खेलने देता, वो मसल फाइबर फट सकते थे, जिसकी वजह से इंजरी बढ़ सकती थी। बट यही क्रूशियल डिसीजन होता है एक फिजियो का वहां लेने का, कि ये क्रैम्प है या मसल पुल है। अगर क्रैम्प है तो खेलने दो, कोई बात नहीं, क्रैम्प्स आते रहेंगे बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, उसको इलेक्ट्रॉल देते रहो, और जितना वो मूव कर सकता है उसकी सर्कुलेशन बढ़ती रहेगी, उसमें टेयर होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर पुल है, जो डायग्नोज उसने किया उस टाइम पे कि पुल नहीं है, क्रैम्प है, तो उसको खेलने दिया। ऐसे क्रैम्प्स और ऐसे इंजरीज के बाद वापस से खेलना ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्या कहेंगे कि इतना डेंजरस है कि वापस से आपको क्रैम्प शुरू हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कुछ इस तरह के मेडिकेशंस या किसी तरह के कंप्रेशंस जब आप यूज़ करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, कई बार ऐसा भी होता है कि प्लेयर्स को उन कंप्रेशंस या पेन किलर्स या जेल से आराम नहीं आता, तो कि फिर इतना जल्दी इफेक्ट नहीं आता ना, इतना जल्दी इफेक्ट, बट लेकिन हमको मालूम होता है एक प्लेयर ऐसे ही सेम थिंग सेम सिचुएशन में। मुझे याद है मैं वेस्ट जोन टीम के साथ था, और व्हाट्स हिज नेम, अपना यूसुफ पठान, राइट। तो उस टाइम वो बहुत सिक्सेस मार रहा था, तो उसके क्रैम्प्स हमेशा आते थे, और ऐसी सिचुएशन हुई थी, एकदम ऐसी सिचुएशन। तो मैं वेस्ट जोन टीम के साथ था, और वो भी कुछ 70s या 60 रन्स पे खेल रहे थे, तो उसका भी क्रैम्प ऐसे ही आ रहा था बार बार, और एक ही पाँव पे, और वो भी ऐसे ही खेला। बिकॉज द डिसीजन व्हाट वी डिसाइडेड कि इसको क्रैम्प्स आते ही थे, उसको यूसुफ का मुझे पता था उसको ये क्रैम्प्स आते हैं खेलते खेलते, तो वी अलाउड हिम टू प्ले। और उसमें जैसे आपने राइटली बोला, हम लोग इलेक्ट्रॉल देते हैं, थोड़ा मसल रिलैक्सन देते हैं, साथ साथ में उनको टेपिंग या बैंडेजिंग जो भी है, क्रेप बैंडेज जो यूज करते हैं, विच इज बहुत कम अभी यूज करते हैं ग्राउंड पे क्रेप बैंडेज। तो उसमें क्रेप बैंडेज में ज़्यादा, क्योंकि गर्मी से और दौड़ने वोड़ने से वो लूज हो जाता है, तो इसलिए टेपिंग यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उनको हेल्प होता है। ऐसा भी कोई आपका मतलब क्लाइंट रहा है जिसको चोट तो बहुत नॉर्मल सी लगी पर उसने शोर बहुत मचाया हो फील्ड पर भी या आपके पास आके भी? सी क्या होता है, काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका पहली बार आप मिले हो, वो नहीं जानते आपको, तो आप उनके साथ इतना रैपो नहीं होता आपका, वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, तो वो आके ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, तो वो एक जो एक्सपीरियंस है ना जो आप गेन करते हो, क्योंकि आप सोचो ना, आपके पास
20 लोग होते, यहाँ तो घर में 3 बच्चे होते हैं, पेरेंट्स को संभालना वो मुश्किल होता है। तो आपके पास जब 20 बच्चे हो, वो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से, राइट, उनको सबको हैंडल करना, उनके तरीके से चलना, ये सबसे बड़ी बात होती है एक फिजियो ट्रेनर जो टीम में काम कर रहे थे, कोचेस का। तो हमारा काम फिर और भी इजी हो जाता है क्लिनिक पे हमारे जो पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग इजीली उनको डील कर पाते हैं, बिकॉज हम 20 लोग को एक साथ डील कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो आपको एक रेपो बिल्ड करना पड़ता है, आपको उनका बैकग्राउंड जानना पड़ता है कि कौन है, कहाँ से कैसे आया है, कितना काम किया है, कितना हार्ड वर्क किया है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, काफ़ी प्लेयर्स में एरोगेंस आने लगता है बहुत जल्दी, खेलने के बाद, जीतने के बाद या मैच जिताने के बाद आप देखोगे उनका लाइफ नीचे आने लगता है। सो काफ़ी आप देखोगे लोग, आपको बहुत कम सचिन जैसे लोग मिलेंगे जो दे आर नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट। तो आज भी उतने ही हम्बल है, उतने डाउन टू अर्थ हैं जो आज से 20 साल पहले थे जब सेंचुरी बनाते थे, आज भी वैसे ही हैं। सो ऑल दीज प्लेयर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो उनकी एक थिंकिंग होती है, उनका एक नेचर होता है जो हर किसी का अलग होता है, लेकिन हर फिजियो को उनके साथ चेंज होना पड़ता है। ऐसे इतनी इंस्टेंट रिकवरी का कहीं ना कहीं पर फूड हैबिट्स के साथ भी लेन देन होता है? बिल्कुल, आप क्या खाते हो, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे प्लेयर्स प्रोटीन खाते हैं स्पोर्ट्स भी, अब सब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के जो प्लेयर्स हैं वो राइस के बगैर खेल नहीं पाते हैं, क्योंकि आदत है बचपन से राइस खाने की। आप रेसलर्स को ले लो, वो जब तक घी नहीं खाएंगे वो रेसलिंग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे उनके फूड हैबिट्स भी होते हैं। तो आपको उस फूड हैबिट्स को भी लेके चलना पड़ता है कि क्या खाया है, कभी खाया है। एंड जैसे हम कार्ब्स बोलते हैं, अब प्लेयर्स के लिए कार्ब्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टोर्ड एनर्जी रहती है आपकी बॉडी में। जब आपकी एनर्जी खत्म होती है तो ये कार्ब्स ही हैं जो आपको कंटिन्यू कराते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, कार्ब्स मत खाना, कार्ब्स मत खाना, वो कार्ब्स नहीं खाना उनके लिए जो डेस्क पे बैठते हैं, जो बिजनेस टाइकून्स हैं। लेकिन प्लेयर के लिए कार्ब्स बहुत ज़रूरी है, एक स्टोर्ड एनर्जी रहती है जिसको आप यूटिलाइज करते हो। आपने बिजनेस टाइकून की बात की, आपने रतन टाटा का भी ट्रीटमेंट किया है। हाँ, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ऑनर को ट्रीट करना। तो 2-3-4 महीने उनका बैक का जो इशू था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो उनको ट्रीट किया था। तो लकीली फॉर्चुनेटली इट वर्कड, इट हेल्प्ड हिम, सो आई कुड ट्रीट हिज बैक पेन। मतलब इसका मतलब है कि बैक पेन किसी को भी हो सकता है। वो किसी को भी हो सकता है। वो ये देख के तो नहीं हो रहा है कि आप बिजनेस टाइकून हो नहीं, या आप वो एक किसी नॉर्मल को- बंदा हो जो आप ऑफिस की सीट पे बिल्कुल, काम कर रहे हो। यूजुअली जब ऐसे बैक पेन्स होते हैं तो हम सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जी। ठीक है। उसके बाद हम फिजियोथेरेपिस्ट अगर हमें बोलता है कि आप ऑर्थोपेडिक के पास जाइए तो हम जाते हैं। पर फिजियोथेरेपी वैसे कितनी तरह की और वो क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकती है? सी, ये वाइस वर्सा है। कभी कभी आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी डायरेक्टली चले जाते हो, बोलते हैं सर्जरी की जरूरत नहीं, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ। तो फिजियोथेरेपिस्ट ट्राई करता है आपको ट्रीट करने का, ताकि आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज सर्जरी इज समथिंग विच इज़ लास्ट, कि अब कुछ नहीं बचा है तो आप सर्जरी कर लो। तो उसमें क्या है, काफ़ी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ये सोचते हैं कि अगर फिजियो के पास भेजा, उन्होंने एक्सरसाइज करा ली और पेन बढ़ गया, बिल्कुल ठीक सोचते हो, गलत बात नहीं सोचते। काफ़ी फिजियोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे पास नहीं भेजते हैं कि उनको लगता है कि हम लोग ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, वो खाली सिर्फ ये है कि उनको लगता है कि अगर एक्सरसाइज कराया तो पेन बढ़ गया, लेट द इन्फ्लेमेशन सेटल फर्स्ट। बिकॉज बैक पेन बहुत वास्ट है, उसमें स्पॉन्डिलोसिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें सैक्रोइलियक जॉइंट्स हैं, उसमें आपका मसल स्पैज़म है, उसमें स्लिप डिस्क है, डिस्क कंप्रेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेशर बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों को पहले डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आए हैं जिससे हम लोग इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस कम कर पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मेडिकेशन नहीं खाना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हमको फिजियोथेरेपी करना है, पेन और स्टिफनेस इन्फ्लेमेशन कम करना है। तो उसके लिए आप उनको मॉडलिटीज़ यूज़ करते हो। अभी हम लोग क्रायोथेरेपी यूज़ करते हैं जो -35 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। एक मशीन्स है जैसे टेकार है, बाकी चीज़ें हैं, कुछ मशीन्स हैं जिसकी वजह से आपका पेन और स्टिफनेस कम होता है।
तो वो कर सकते हैं जब तक इन्फ्लेमेशन कम होता है। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करोगे तो ये पेन वापस नहीं आता। एक्सरसाइज इसलिए कराते हैं क्योंकि आपकी एक्टिविटी उसके बाद बंद नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी के बाद आप काम नहीं करो, आप काम तो करोगे। अब वापस जाओगे अपने काम पे, चाहे आप हाउसवाइफ हो चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हो, तो वो स्ट्रेन तो वापस आने वाला है। उसके लिए उस मसल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और किस केसेस में हमें फिजियोथेरेपी नहीं करानी चाहिए? सी अब हम लोगों ने फिजियोथेरेपी का एक नाम दिया है, फ्रॉम वूम टू ग्रेव। ओके। माँ के पेट से लेके जब तक आप ग्रेवयार्ड में जाते हो आप फिजियोथेरेपी को यूज़ कर सकते हो। आज पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी है बच्चों के लिए, आज प्रीनेटल पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी है माओं के लिए, आज ऑर्थो फिजियो है, न्यूरो फिजियो है, पीडियाट्रिक फिजियो है, कार्डियो फिजियो है आफ्टर बाईपास सर्जरी और टू अवॉइड हार्ट सर्जरीज, आज ऑन्को फिजियो है जो कैंसर के बाद रिहैब करते हैं। तो आप हर पार्ट में आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो, लेकिन फिजियोथेरेपी का एक लिमिट है, राइट? उस लिमिट को आप यूज़ करो, तब वहाँ तक आप कर सकते हो। अगर आप उस लिमिट के बाद करते हो, अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है तो यू नीड टू कंसल्ट अ न्यूरो सर्जन, और अगर न्यूरो का इशू है तो न्यूरो सर्जन, कार्डियो का है तो कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थो का है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप डिस्कस कर सकते हो। बट यस, आप फिजियोथेरेपी हर कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। बट उस फिजियोथेरेपी में क्या करना है, इज इट एक्सरसाइज और इज इट ट्रीटमेंट, वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप जिम में जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपके साथ एक और फ्रेंड होता है, तो आप उसको बोलते हैं मेरा 2 दिन से नेक पेन हो रहा है, तो बोलता है अरे मेरा भी हुआ था, तो मैंने ये एक्सरसाइज की, केबल एक्स मेरा बहुत अच्छा हो गया, मुझे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया नेक पेन के लिए। और आप भी वही एक्सरसाइज करते हो उस दिन, और दूसरे दिन आपका पेन इतना बढ़ जाता है, पूरे हाथ में टिंगलिंग नमनेस आने लगती है। आप बोलते हैं यार ये किससे मैंने पूछ लिया, बट उस बेचारे ने, आपके फ्रेंड ने बिल्कुल ठीक बोला था, बिकॉज उसने ये ट्रीटमेंट से उसका ठीक हो गया था। अब आप उसको गाली देने लगते हो विदाउट नोइंग कि वो बेचारा ठीक था, लेकिन आप मेडिकली नहीं जानते हो तो उसको क्या प्रॉब्लम थी। उसको था स्पॉन्डिलोसिस विच इज डिजेनरेशन, उसमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको है स्पॉन्डिलाइटिस, आप एक्सरसाइज करोगे तो पेन बढ़ जाएगा, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेडिकेशन की ज़रूरत है, इन्फ्लेमेशन को कम करना, उसके बाद एक्सरसाइज करते हो। नेक पेन दोनों को था, लेकिन उसको मेडिकली स्पॉन्डिलोसिस था, आपको स्पॉन्डिलाइटिस था। तो स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरसाइज नहीं करना है, रेस्ट देना, आइस करना है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेनी है, और ऑर्थोपेडिक सर्जन से मेडिकेशन लेके खाना है। स्पॉन्डिलोसिस में कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। इंटरनेट है इंफॉर्मेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए नहीं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज मत करो, उससे आप जान लो कि क्या है, इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लो आप, लेकिन उसको ये मत ले लो। कई लोग बोलते हैं अरे उसमें लिखा था इससे कैंसर, मुझे कैंसर तो नहीं है, तो कैंसर होने के बगैर भी उनको कैंसर ऐसे दिमाग में हो जाता है कि भाई ये तो कैंसेरियस है। सो ये सब चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन के लिए, बट उसको डायग्नोज मत करो। आप एक डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या। जैसे मैंने आपको बोला स्पॉन्डिलोसिस, उसने, आपके फ्रेंड ने आपको गलत नहीं बोला था, उसने बिल्कुल ठीक बोला था कि मैंने ये एक्सरसाइज करके बेटर हुआ, बिकॉज उसको मेडिकली बेचारे को मालूम ही नहीं था क्या है। उसने तो एक्सरसाइज कर, आपको भी उसने अच्छे दिल से ही एडवाइस दी थी कि आप कर लो, लेकिन आपका पेन बढ़ गया बिकॉज आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। ऐसे ही बैक पेन में स्पॉन्डिलोसिस होता है और स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, वो नर्व पेन नीचे जाती है, पूरे पाँव में जाती है, और आपका शियाटिक पेन स्टार्ट होता है। कई लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना जाके एक लोकल मालिश वाले के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मसल क्रैम्प होता है या स्ट्रेन होता है वो वर्स्ट हो जाता है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसे कौन से प्रेशर वाले पॉइंट्स होते हैं जो आपके पेन को या आपके स्ट्रेन को और वर्स्ट कर देते हैं? और यूजुअली जो जैसे लोकल मालिश वाले होते हैं, उनके पास हमें जाने से कैसे, मतलब क्यों बचना चाहिए? क्या है, इस दुनिया में कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी ट्रीटमेंट गलत नहीं है। आपकी बॉडी को जो सूट करता है, जिससे आपको फर्क पड़ता है, वी से डू इट। बट जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, और जब ऐसी चीजें होती है
तो काफ़ी लोग बोलते हैं अरे मैंने तो मसाज करा लिया, आई फेल्ट बेटर, मेरा तो बहुत अच्छा हो गया। तो मस्कुलर स्टिफनेस हेल्प किया, वो दूसरे आदमी को वहाँ भेजता है, उसका पेन बढ़ जाता है बिकॉज उसको इन्फ्लेमेशन था। इन्फ्लेमेशन में पॉइंट अगर दबा दिया, कोई भी जॉइंट दबा दिया तो पेन बढ़ जाता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई आप इसको अवॉइड ही करो। पहली बात तो जब कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होता है, आपको समझना चाहिए कि आपको उस इंसान के पास जाना चाहिए जो मेडिकली ट्रेन है। आपको अननेसेसरी अपनी प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोलता जो पुराने ज़माने में बोलते हैं, पहले तो यही थे, ऑस्टियोपैथ थे, यही लोग हड्डी जोड़ते थे, बट कहाँ जुड़ती थी वो हड्डी किसी को नहीं मालूम थी। आज ऑर्थोपेडिक सर्जन 4 बार एमआरआई और एक्सरे निकाल के देखता है कि हड्डी बराबर जुड़ी है या नहीं, कहाँ जोड़ी, उसने स्क्रीन पे पता चलता है। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ डेंजरस, हम लोग को ये स्टेप थोड़े अवॉइड करने चाहिए, बट काफ़ी विलेजेस में अभी भी ऐसा है। विलेजेस में क्या है, इंटरनेशनली भी काफ़ी लोग ऐसे जाते हैं, कराते हैं ऐसी ट्रीटमेंट, बट हम लोग इट्स वेरी डिबेटेबल, हम लोग ज़्यादा इसमें पुश नहीं करते। बट मैं यही चाहता हूँ कि इंसान एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाए जो उसको मेडिकली समझा सकता है कि इसमें आगे क्या हो सकता है। ऑन्को फिजियोथेरेपी है, उसको कैंसर ट्रीटमेंट के बाद कराया जाता है या पहले कराया जाता है? सी क्या है, जब पेशेंट इस कैंसर कंडीशन में होता है, अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो उसमें हम लोग मॉडलिटीज़ यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज वो सर्कुलेशन की वजह से कैंसर फैल भी सकता है। तो हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं और सिंपल मूवमेंट्स उनके देते हैं जो पेन फ्री होते हैं। बट मैक्सिमम टाइम हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई आप सर्जरी के बाद ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट करो, ताकि वो जॉइंट जो एरिया है उस साइड का वो स्वेल अप न हो जाए, वहाँ स्टिफनेस आ जाए और जॉइंट आपका फ्री रहे। लेकिन एक पोजिशनिंग होती है लिम्ब की, जिसको हम लोग अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, उस पोजीशन में कैसे रखना है ताकि स्वेलिंग उनके पाँव में या हाथ में या पूरे आर्म में नहीं आए। तो पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है, प्री ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी। वो आपको फिजियो ही बोल सकते हैं उस टाइम पे कि किस पोजीशन में आपको वो लिम्ब रखना है। बट जैसे रेडियोथेरेपी होती है कैंसर के लिए एंड कीमोथेरेपी होती है, उनके अंदर भी रेडिएशंस होती है। बिल्कुल। एंड ऑन द अदर हैंड फिजियोथेरेपी में भी रेडिएशंस हैं। तो उससे कुछ साइड नहीं, इफेक्ट्स? वो रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ये रेडिएशन जो आपकी फिजियोथेरेपी की सुपरफिशियल होती है, मसल तक जाती है, इंटरनल नहीं जाती, वो इंटरनल ही होती है जिससे आपको इफेक्ट करता है। तो वो रेडिएशंस बिल्कुल अलग हैं इस रेडिएशन से। ये हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस होती हैं। फिजियोथेरेपी की जो रेडिएशन है वो खाली सॉफ्ट टिश्यू तक जाती है। इफ़ वी टॉक अबाउट पॉस्चर्स, ठीक है, और जैसे हम घर का काम करते हैं और घर का काम सब करते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे नॉर्मल आदमी। आई एम श्योर आप भी करते होगे। सब करते हैं। मैं बहुत कम करता हूँ। अच्छा, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं डेली लाइफ की जिनमें हमें अपने पॉस्चर का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पॉस्चर अगर गलत हुआ और हम अगर ये डेली लाइफ एक्टिविटी कर रहे हैं तो इससे हमारा पॉस्चर मतलब हमारे को स्ट्रेन हो सकता है? सी, दुनिया में कोई भी पॉस्चर परफेक्ट नहीं है। आप श्वासनगर की बॉडी ले लो या किसी भी फिट इंसान को ले लो, कोई भी इंसान आधे घंटे 20 मिनट से ज़्यादा एक पॉस्चर में नहीं बैठ सकता है। आपके हिसाब से करेक्ट पॉस्चर क्या है? आई थिंक सिटिंग स्ट्रेट। कितनी देर आप ऐसे बैठ सकते हो? ज़्यादा देर तो नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। जो आप ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या बाकी जगह आर्टिकल्स पढ़ते हो, सिट स्ट्रेट, आप अननेसेसरी स्ट्रेन बढ़ाते हो अपने डिस्क पे। उससे अच्छा कि आप रिलैक्स पॉस्चर में बैठो 10-15 मिनट, उसके बाद उस पॉस्चर को चेंज करो, तो आप मसल का जो लोड है शिफ्ट कर लेते हो, अननेसेसरी स्ट्रेन नहीं डालते हो आप। हाँ, अगर आपको सीधा बैठना है कंटिन्यूसली, उसके लिए आपका कोर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको उसके लिए बैक की स्ट्रेंथनिंग पहले करनी चाहिए। आप अचानक से सीधा बैठने लगोगे तो यू विल कॉज मोर स्ट्रेन टू योर स्पाइन, डिस्क पे प्रेशर इंक्रीज करते हो आप और आपका बैक पेन स्टार्ट होता है। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि आपका जो पॉस्चर है हर 15-20 मिनट के बाद चेंज करो और आपको कभी भी मस्कुलर पेन या स्ट्रेन नहीं आएगा। लेकिन आप कंटिन्यूसली एक पॉस्चर में अगर बैठे हो और उस मसल को स्ट्रेन कर, इवन वाइल वॉकिंग, आप देखते हो ना सर्कल में सब लोग जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं, वो भी गलत है।
आप जब वॉक करते हो क्लॉकवाइज, दूसरा राउंड एंटी क्लॉकवाइज करो, ताकि आपका बॉडी का जो वेट है वो शिफ्ट होता है दूसरे साइड, तो वो स्ट्रेन उस मसल पे, उस जॉइंट पे नहीं पड़ता। वैसे आप बैठे बैठे या कोई काम कर रहे हो, आप एक पोस्चर में करो, उस पोस्चर को चेंज करो एवरी 15 मिनट्स, आप दूसरा पोस्चर यूज करो, ताकि आपका लोड उसके ऊपर कंटिन्यूसली नहीं पड़े। लाइक आप एक हाउसवाइफ को लेते हो, वो स्टर करते हैं कंटिन्यूसली, राइट, तो उनको शोल्डर पेन हो, बोलती है मैं तो योगा भी करती हूँ, पिलाटेस भी करती हूँ, जिम भी करती हूँ, फिर भी क्यों पेन हो रहा है? बिकॉज वो एक ही पोस्चर को यूज करते करते स्ट्रेन डाल देते हैं उसके ऊपर। अगर इसी तरह से हम नर्व कंप्रेशन की बात करें तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? इट डिपेंड्स कि नर्व कंप्रेशन हो कहाँ रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, और कितना बल्ज बहा रहा है, टच कितना कर रहा है नर्व को। तो अगर ये कंप्रेशन है और नर्व को रिलीज करना है, तो उसको कंजर्वेटिव फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बार नर्व कंप्रेशन हो जाता है, उसके बाद वो डिस्क स्पेस बराबर नहीं है, तो वो कंप्रेस ही रहता है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है और नर्व पे प्रेशर कम हो जाता है और आप मसल्स को स्ट्रेंथन करते हो। आपको मालूम है इसमें फुटवेयर का भी बहुत बड़ा एक रोल है। जो शियाटिक नर्व का पेन आजकल हो रहा है ना, पहले नहीं था। क्या रीजन था? आप जब सुबह उठते थे, आप इंडियन टॉयलेट में बैठते थे, तो आपका बैक, आपका हैमस्ट्रिंग, आपका काफ पूरा स्ट्रेच होता था, और एक चप्पल होती थी जिसमें एक पूरा बीच में ऐसे रहता था, उसको पकड़ के चलना पड़ता था, जिसको हम लोग पुराने ज़माने में खड़ाव बोलते थे। आई डोंट नो, आप शायद जानते भी होंगे। आजकल ऐसे भगवानों की चप्पल बनती है हाँ, जिसमें हाँ उसमें उसको होल्ड करना पड़ता था। उसको अपना ग्रेट टो जो है, पाँव का जो थंब है और फर्स्ट टो, उसको होल्ड करता था टाइट चलने के लिए। तो जो आपकी नर्व है, शियाटिक नर्व, वो बैक से लेके उस टो तक जाती है। जब आप उस टो को टाइट पकड़ते हो ना, आपकी शियाटिक नर्व पूरी रिलीज होती थी, तो आपको कभी भी टाइटनेस हैमस्ट्रिंग, काफ और बैक की नहीं होती थी, और कभी भी स्ट्रेन डिस्क पे नहीं आता, और नर्व, शियाटिक नर्व कंप्रेशन मिनिमाइज होता था। सी हमने जो पुराने जमाने में जो एक्टिविटीज हो रही थी वो छोड़ दी एग्जैक्टली। आपको पता है, आप जब खाना खाते हो डाइनिंग टेबल पे, आप 25% एक्स्ट्रा खाते हो, लेकिन जब आप नीचे बैठते हो आप 30% कम खाते हो। पहले क्यों नीचे जमीन पे खाते थे? मुझे लगता था कि डाइजेशन से रिलेटेड है। नहीं, जब आप नीचे बैठते हो ना, आपका इंटेस्टाइन जो है कंप्रेस होता है 30%। तो जब आप 70% खाना खाते हो, आपको लगता है आपका पेट भर गया पूरा, क्योंकि वो 30% बंद हो गया होता है बैठने से, राइट। फिर जब आप उठते हो ना, आप चलने लगते हो, वो पूरा एडजस्ट हो जाता है और आपको लाइट लगता है, आप एक्स्ट्रा नहीं खाते। लेकिन जब आप चेयर पे बैठ के खाते हो, आप 100-120-25% चले जाते हो, आपको लगता है अभी भी फील नहीं हुआ, अभी भी फील नहीं हुआ। और ये सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग पुट ऑन कर रहे हैं वेट, और जितना पेट बाहर निकलता है उतना स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर आता है। इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 10 टाइम्स। तो जब ये 10 गुना प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है डिस्क के ऊपर, तो आपका बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। आजकल तो मतलब पुराने जमाने में कभी हमने ये भी नहीं सुना कि किसी को सर्वाइकल पेन है। नहीं होता था ना, बिकॉज एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती थी। आप इतनी एक्टिविटी करते थे, मसल इतना टोन अप होता था। आजकल मैं आपको बोला ना, आप 100 किलो वेट क्यों उठा रहे हो कंप्यूटर पर बैठने के लिए? आप 100 किलो वेट अपने लेग्स के लिए उठाओ, हिप्स के लिए उठाओ, उसको स्ट्रांग बनाओ। नेक में 100 किलो वेट कंप्यूटर पर बैठने के लिए क्यों उठा रहे हो? Exactly. आप एक क्रिकेटर हो, आप बॉल को फेंकने के लिए 5.5 इंच की बॉल है, उसको फेंकने के लिए आप क्यों 100 किलो का वेट उठाओगे? आप 10 किलो का वेट उठाओ, उसको 50 बार 50 रेप्स करो, क्योंकि आपको वो 50 बॉल थ्रो मारना है, उसके लिए आप तैयारी करो। आप हेवी वेट्स मत। हाँ, लेकिन अगर आप शॉर्ट पुट थ्रोअर हो, आप कबड्डी प्लेयर हो, आप रग्बी प्लेयर हो, आप वेट लिफ्टर हो, तो आपको करना है, बिकॉज आपको उस टाइम पे उसको पुश करना है इतने केजीज को। Exactly. बट क्या आप सर्वाइकल पेन के साथ मतलब क्रिकेट खेल सकते हो कुछ स्पोर्ट्स में? सी वही मैं बोल रहा हूँ, क्या है सर्वाइकल पेन किसका? मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंडीशन को ट्रीट करो, कि क्या कंडीशन है, जो कंडीशन है उस हिसाब से आप एडवाइस कर सकते हो। हर पेन के साथ खेल सकते हो, लेकिन पेन है क्या कंडीशन? अगर इन्फ्लेमेशन है, नॉट अलाउड। अगर स्टिफनेस है, रिलीज करो, लेट देम प्ले। आपने महेश भूपति का भी ट्रीटमेंट किया था और उनकी वाइफ का भी, लारा दत्ता का भी, तो उनके क्या ट्रीटमेंट्स रहे थे? महेश का आई थिंक ग्राइन इंजरी हुआ था 99 फ्रेंच ओपन से पहले,
तो तभी फिर लारा का आई थिंक बैक पेन हुआ था, तभी तो उनका बैक। सी दीज सेलिब्रिटीज ऑल ऑफ देम दे गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। ये खाली इनका एक फेथ होता है। हम सब फिजियोज एक जैसे ही हैं, बट खाली एक वो रैपो बन जाता है, टोल्ड एक रैपो बन जाता है जहाँ उनको एक कंफर्ट लेवल आता है बात करने का। तो दे नो कि अगर एजाज से पूछेंगे तो शायद ही विल गाइड अस प्रॉपर्ली, और ही गाइड अस बेटर। डिपेंड करता है क्या कंडीशन होते हैं, किस चीज़ में होते हैं। और हमेशा इट हैज़ टू बी ओपन। मैं हमेशा हर सेलिब्रिटी को, हर स्पोर्ट्स पर्सन को बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो तो आप एक और डॉक्टर से कंसल्ट, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाओ। जहाँ भी आप बात करते हो आप अपनी प्रॉब्लम्स बोलो, दे विल गिव यू द सॉल्यूशंस, बट ये एक एक्सपीरियंस के हिसाब से सोल्यूशन देते हैं। आप जो बुक्स देखते हो ना जिसमें टेक्निक्स लिखे होते हैं, ट्रीटमेंट लिखे होते हैं, वो अपनी एक्सपीरियंस बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको पत्थर की लकीर ले लेते हैं, राइट? उनका ये एक्सपीरियंस, ये कोई गीता या कुरान या बाइबल नहीं है जिस पे लिखा हुआ। जो आज मैं डॉक्टर एजाज बोल रहा हूँ, दिस आई एम शेयरिंग एक्सपीरियंस, अपनी शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही एक चीज़ है जो डॉक्टर एजाज बोल रहे हैं, बस यही एक, ऐसा नहीं है। हम लोग एक अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि भाई आपको अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो ये सब करना चाहिए। एंड अगर कोई फिजियोथेरेपी ले रहा है तो उसके बाद उसके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, आफ्टर केयर क्या होनी चाहिए? मैं तो बोलता हूँ जब आप फिजियोथेरेपी लेते हो फिर डूज एंड डोंट्स का सोचो ही मत, क्योंकि आप फिजियोथेरेपी इसलिए ले रहे हो कि आप वो एक्टिविटी कर सको। फिजियो के पास आप इसलिए जाते हो कि आप वो एक्टिविटी कर सको। इसके हम लोग बोलते हैं ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। आपको एक फिजियो बताता है कि भाई ये सब चीज़ें आप कर सकते हो इस कंडीशन में। आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे हम स्पोर्ट्समैन को भी, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेटर है, अब उसको बॉल उठाना है, बैक पेन है, तो उसको क्या बोलूँ? मेडिकल में जैसे हम लोग बोलते हैं पहले घुटना मोड़ो, फिर नीचे बैठो, फिर उठाओ, नहीं बोल सकते ना। उसको हमको बोलना है बॉल उठा के फेंकना है तुमको, तो उसको उस तरीके से तैयार करना। नहीं तो अगर हम उसको बोलेंगे नीचे उतने देर में, तो बैट्समैन 10 रन ले लेगा। तो हमको उसको बोलना पड़ता है कि भाई हमको तुमको इसलिए तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है तो बॉल उठा के फेंक सकते हो, जो नॉर्मल आदमी को हम लोग बोलते हैं। तो जब आप फिजियो के लिए जाते हो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको पहले बोलता है कि आप सीढ़ी मत चढ़ना, आप बेंड मत करना। वो बहुत राइटली बोलते हैं आपको, बिकॉज उनको मालूम होता है कि इसकी कंडीशन जॉइंट का क्या है। लेकिन आपको एक फिजियो तैयार करता है उस मसल को, आपके जॉइंट को सेफ रखता है, आपकी मसल को तैयार करता है लोड लेने के लिए, तो आप वो एक्टिविटी कर सकते हो। आई एम श्योर ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए तो था ही, और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा अपने फेवरेट क्रिकेटर्स के बारे में जानकर, फेवरेट सेलिब्रिटीज के बारे में जानकर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। या ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ऐसी ही और स्वास्थ्य चर्चा के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं सर से अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।